दुनिया का सबसे अमीर इंसान एक 10 बाई 10 के बदबूदार और सीलन भरे कमरे में रहता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके पास कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उसकी खिड़की के बाहर एक असली जिंदा हाथी बिल्कुल आजादी से घूमता है। सुनने में ये बात किसी पहेली जैसी लगती है ना? हाँ बिल्कुल, एक पहेली जैसी, लेकिन ये मानव मनोविज्ञान और साहित्य का एक बहुत ही गहरा सच है। सही कहा आपने। आज के इस गहन अध्ययन में हम विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी उपन्यास दीवार में खिड़की रहती थी के पन्नों को पलटेंगे। और ये कोई साधारण कहानी नहीं है। एकदम नहीं। इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक साधारण सा सीलन भरा कमरा और एक मामूली सी खिड़की इंसान की असीमित कल्पना का कैनवस बन सकती है। मतलब जिसे हम जादुई यथार्थवाद या मैजिकल रियलिज्म कहते हैं। हाँ, और ये भी कि अभाव में पनपने वाला शुद्ध प्रेम कैसा होता है। मैं तो इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हूँ कि ये किताब हमें सिखाती है कि भौतिक गरीबी हमारी आध्यात्मिक और मानसिक आज़ादी को कभी कैद नहीं कर सकते। देखिए, इस विषय की गहराई सचमुच अद्भुत है। अक्सर ये माना जाता है कि वास्तुकला यानी हमारे आसपास का जो भौतिक ढांचा है वो हमारे मनोविज्ञान को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। जैसे हालात वैसी सोच। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि एक छोटे घुटन भरे कमरे में रहने वाले व्यक्ति की सोच भी उसी सिकड़े हुए साँचे में ढल जानी चाहिए, जो कि बहुत स्वाभाविक सी बात लगती है सोचने में। हाँ, लेकिन ये उपन्यास इस पूरी धारणा को पलट देता है। ये बड़ी ही कोमलता से स्थापित करता है कि जब बाहरी दुनिया इंसान को सांस लेने की जगह नहीं देती ना, तो इंसान क्या करता है? तो मानव मस्तिष्क अपने बचाव के लिए एक पूरी नई दुनिया का ही निर्माण कर लेता है। ओह, ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। और कहानी की शुरुआत ठीक उसी कठोर भौतिक वास्तविकता से होती भी है। हाँ, वो जो किराए का कमरा है। बिल्कुल, एक ऐसा कमरा जहां अगर दो लोग सीधे खड़े हो जाएं तो उनके कंधे एक दूसरे से टकरा जाएंगे, और जिसकी छत इतनी नीची है मानो आसमान किसी भी पल सिर पर धंस जाएगा। सोचकर ही कितनी घुटन महसूस होती है। दीवारों का रंग उड़ चुका है और हवा में एक सीलन भरी महक तैरती रहती है। और ये कमरा केवल ईंट और गारे का ढांचा नहीं है। तो फिर क्या है? ये निम्न मध्यम वर्ग की उस विवशता का जीता जागता प्रतीक है जहां इंसान का पूरा जीवन सिर्फ महीने का किराया भरने और अपना अस्तित्व बचाए रखने में कट जाता है। और इसी घुटन भरे भूगोल के बीच जन्म होता है रघुवर प्रसाद का। रघुवर जो इस कहानी का नायक है, पर कोई पारंपरिक नायक नहीं है। हाँ, वो बहुत ही सीधा सादा, थोड़ा डरपोक सा गणित का शिक्षक है। उसका व्यक्तित्व किसी थके हुए क्लर्क जैसा लगता है, जिसका जीवन गणित के नीरस हिसाब किताब में पूरी तरह उलझा हुआ है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी या रूपक से समझाऊं तो मैं सोच रही थी कि रघुवर का दिमाग एक ऐसे कैलकुलेटर की तरह है जो बाहरी दुनिया के लिए दिन भर संख्याओं के जटिल सवाल हल करता है। बहुत सटीक तुलना है। लेकिन भीतर ही भीतर एकांत में वो कैलकुलेटर चुपके चुपके कविताएं रच रहा है। क्या बात है! ये रूपक रघुवर के चरित्र को बहुत सटीकता से परिभाषित करता है। समाज के तय किए गए पैमानों पर वो एक असफल व्यक्ति हो सकता है। हाँ, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल, वो उन संख्याओं से जूझता है जो उसके अपने जीवन में कभी नहीं होती। लेकिन उसका ये जो आंतरिक जीवन है ना, वो कविताओं वाला जीवन, हाँ, वही उसे जिंदा रखे हुए है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही स्वाभाविक सी शंका होती है। कैसी शंका? एक इंसान जो दिन भर नंबरों के बोझ तले दबाए, जो इतनी भयानक गरीबी और बदहाली में जीवन बिता रहा है, वो अंदर से इतना शांत कैसे रह सकता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। क्या इस शांति को महज हार मान लेना नहीं कहा जाएगा? मतलब ऐसा लगता है जैसे उसने हालातों के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। नहीं, इसे हार मानना कहना एक बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि हार वो मानता है जो लड़ रहा हो। इस बात को गहराई से समझना होगा कि रघुवर इस पूंजीवादी दौड़ का हिस्सा ही नहीं है। तो वो इस रेस से पूरी तरह बाहर है। बिल्कुल। आज के इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धा वाले समाज में जहां हर कोई सफलता की एक अंधी रेस में दौड़ रहा है, रघुवर की ये अडिग शांति कोई कायरता नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये है उसका अपना मौन विद्रोह। वो अपनी गरीबी पर विलाप नहीं करता, बल्कि उसने अपनी स्थिति को बिना किसी आत्मग्लानि के या हीन भावना के स्वीकार कर लिया है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। उसका ये मौन जीवन
दरअसल समाज की उस पूरी व्यवस्था पर एक तमाचा है जो मानती है कि बिना धन के कोई इंसान मानसिक शांति प्राप्त कर ही नहीं सकता। ओ वाह, मतलब वो आर्थिक ढांचे को अपनी मानसिक शांति का अपहरण नहीं करने देता। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि शांति भी एक प्रकार का विद्रोह हो सकती है। हाँ, और रघुवर की ये आंतरिक शांति अकेले दम पर तो स्थापित नहीं की जा सकती थी। किसी भी इंसान के लिए अकेले ये सब सहना बहुत मुश्किल है। इस असीम शांति के पीछे उस साथी का बहुत बड़ा हाथ है जिसने उस सीलन भरे डिब्बे को असल में एक घर में तब्दील कर दिया। और यहीं पर कहानी में सौंसी का प्रवेश होता है, जो रघुवर की पत्नी है। सौंसी का चरित्र बहुत ही खास है ना? अक्सर साहित्य सिनेमा में जब भयानक गरीबी को दर्शाया जाता है तो महिलाओं को बहुत चिड़चिड़ा, कटु या हालातों से त्रस्त दिखाया जाता है। हाँ, उन्हें हमेशा शिकायत करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन सौंसी का चरित्र इस रूढ़िवादी चित्रण को पूरी तरह तोड़ देता है। उसकी आंखों में जीवन की कठोरता के बावजूद बच्चों जैसी हैरानी है और एक मासूमियत बची हुई है। हाँ, वरना तो पैसों की कोई शिकायत करती है और न ही किसी महंगी सुख सुविधा की मांग करती है। सौंसी का ये चरित्र इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो दिखाती है कि एक जीवन साथी का मौन समर्थन इंसान को कितना मजबूत बना सकता है। उसे अजेय बना देता है। सौंसी की खामोशी में कोई उदासी या कोई दबावा क्रोध नहीं है। तो वो कैसी खामोशी है? वो एक सुकून भरी चुप्पी है जिसे वे दोनों साझा करते हैं। जब रघुवर दिन भर की थकान के बाद लौटता है तो सौंसी का महज उसके पास बैठ जाना ही काफी होता है। वो छोटा सा कमरा एक सुरक्षित किले में बदल जाता है। बिल्कुल। ये इस बात का प्रमाण है कि जब दो इंसानों की आत्माएं एक ही लय में धड़कती हैं तो बाहर की दुनिया का शोर उन्हें विचलित नहीं कर पाता। कितना सुकून है इस बात में। और इसी सुरक्षित किले की एक दीवार में वो संरचना मौजूद है जो इस उपन्यास का केंद्र बिंदु है, वो खिड़की। हाँ, दीवार में खिड़की रहती थी। और वो कोई बहुत भव्य या नक्काशीदार खिड़की नहीं है, बल्कि एक साधारण सी लकड़ी और लोहे की खिड़की है, एकदम मामूली सी। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सीधे यथार्थ से जुड़ा है। पूछिए। किताब के अनुसार अगर कोई बाहरी इंसान उस खिड़की से बाहर देखे तो उसे केवल गली का ढेर सारा कचरा, गंदा पानी और उड़ती हुई धूल ही दिखाई देगी। हाँ, भौतिक रूप से वहां बस गंदगी है। तो जब बाहर सचमुच में कचरा और बदबू है तो उसे देखकर किसी इंसान की थकान कैसे मिट सकती है? क्या ये अपने आप को धोखा देना नहीं है? क्या ये यथार्थ से भागना, जिसे मनोविज्ञान में एस्केपिज्म कहा जाता है, वो नहीं है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर इस स्थिति को सतही तौर पर देखा जाए तो ये यथार्थ से भागना ही प्रतीत होगा। हाँ, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन लेखक यहाँ मानव मनोविज्ञान की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। वो कैसे? रघुवर और सौंसी के लिए वह खिड़की केवल लकड़ी और लोहे का भौतिक ढांचा नहीं है, बल्कि वह एक आध्यात्मिक पोर्टल है, एक जादुई दरवाजा। हाँ, लेखक ये स्थापित करते हैं कि खिड़की असल में इंसान के देखने के नजरिए का प्रतीक है। पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। बाहर क्या दिखता है ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि सड़क पर क्या पड़ा है। तो किस पर निर्भर करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाले की आंखों के भीतर क्या है। ओह, मैं समझ रही हूँ। अगर इंसान के भीतर हताशा, क्रोध और कचरा है तो उसे बाहर की दुनिया में भी केवल कचरा ही नजर आएगा। और अगर भीतर शांति है तो वही खिड़की एक अलग ही वास्तविकता प्रस्तुत कर सकती है। ये पलायन नहीं है, बल्कि ये अपने मस्तिष्क की शक्ति से अपनी वास्तविकता को फिर से परिभाषित करने की कला है। ये बहुत ही सशक्त विचार है और ठीक इसी बिंदु पर कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी और खूबसूरत मोड़ लेती है। हाँ, जब नजरिया बदलता है। बिल्कुल, जब नजरिया बदलता है तो वास्तविकता अपने ही भौतिक नियमों को तोड़ने लगती है। और यहीं से हम जादुई यथार्थवाद में प्रवेश करते हैं। इसी खिड़की के जरिए। खिड़की के बाहर अचानक कचरे की जगह एक घना हरा भरा जंगल दिखाई देने लगता है। ऊंचे पहाड़, विशाल पेड़ और ताजी हवा। लेकिन इस जादुई यथार्थवाद को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई मानसिक बीमारी या मतिभ्रम तो नहीं है? नहीं, ये कोई परिकथा भी नहीं है जहां परियां उड़ रही हों। नहीं, ये मतिभ्रम है। तो ये मैजिकल रियलिज्म असल में काम कैसे करता है? जादुई यथार्थवाद एक ऐसा साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक उपकरण है जहां एक बेहद कठोर और यथार्थवादी दुनिया में अचानक कोई असंभव घटना घटती है और किरदार उस घटना को पूरी तरह से सामान्य मान लेते हैं। मतलब वो डरते नहीं है या हैरान नहीं होते? बिल्कुल नहीं। जब भौतिक दुनिया इंसान को कुचलने लगती है तो दिमाग खुद को टूटने से बचाने के लिए यथार्थ को थोड़ा मोड़ देता है ताकि वो इंसान उस घुटन में भी सांस ले सके। एकदम सही। ये दिमाग की रचनात्मक ताकत है।
और उस घने जंगल में जो सबसे अद्भुत दृश्य उभरता है वो है एक विशाल हाथी का प्रकट होना। हाँ, वो हाथी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। यहाँ मुझे वास्तुकला की सीमाओं और मनोविज्ञान के विस्तार के बीच एक सीधा संबंध दिखाई देता है। वो कैसे? मैं इसे वास्तुकला के स्थानिक सापेक्षता या स्पेशियल रिलेटिविटी के सिद्धांत से जोड़कर देख रही थी। थोड़ा और विस्तार से बताइए। जब भौतिक दुनिया में इंसान को स्थान या स्पेस देने से मना कर दिया जाता है तो उसका दिमाग उस कमी को पूरा करने के लिए एक अनंत और विशाल आकार की रचना करता है। बहुत गहरी बात कही आपने। वो हाथी दरअसल उसी असीमित मानसिक विस्तार का प्रतीक है। जो आजादी उस नीची छत वाले कमरे में समा नहीं पाई, वो खिड़की के बाहर एक विशालकाय हाथी का रूप ले लेती है। ये तुलना इस पूरी घटना के मर्म को खोलकर रख देती है। आपको क्या लगता है, हाथी ही क्यों, कोई और जानवर क्यों नहीं? क्योंकि हाथी विशालता, शांति, धैर्य और परम आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक है। हाँ, वो बहुत शांत और स्थिर होता है। उस घुटन भरे कमरे और बाहर आजाद घूमते हाथी के बीच का ये विरोधाभास बहुत ही गहरा है। और जब वो हाथी खिड़की के करीब आता है और अपनी सूंड से रघुवर और सौंसी को छूता है, तो वो कोई बाहरी जानवर नहीं लगता। नहीं, वो दरअसल उनकी अपनी ही आत्मा की खुशी है, जो उस सीमित जगह से बाहर निकलकर एक विशाल आकार ले चुकी है। मतलब इंसान की कल्पना को दुनिया की कोई भी गरीबी बेड़ियों में नहीं जकड़ सकते। बिल्कुल, लेकिन इस स्वतंत्र और जादुई दुनिया को बहुत जल्द बाहरी दुनिया की नजर लगी ही जाती है। हाँ, वो बाहरी दुनिया जो बहुत लालची और भौतिकवादी है। कहानी में मकान मालिक का चरित्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आता है। मकान मालिक जो उस पूंजीवादी व्यवस्था का चेहरा है। वो बार बार कमरे के किराए के लिए उन्हें परेशान करने लगता है। यहाँ एक आम आदमी के सीधे साधे जीवन और पूंजीवादी व्यवस्था के बीच का एक सीधा टकराव देखने को मिलता है। हाँ, और ये टकराव बहुत निर्मम है। उपन्यास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो मकान मालिक केवल एक लालची व्यक्ति नहीं है। तो वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? वो समाज के उस पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसे इस बात से गहरी परेशानी है कि कोई गरीब इंसान बिना पैसों के इतना खुश और शांत कैसे रह सकता है। ये समाज की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है ना? आज की व्यवस्था ये मानती है कि खुशी और संतुष्टि केवल पैसों से खरीदी जा सकती है। उस मकान मालिक को रघुवर और सौंसी की शांति से चिढ़ है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो खुश कैसे हैं। बिल्कुल, समाज को हमेशा ये देखकर बेचैनी होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कल के भोजन की कोई सुरक्षा नहीं है, वो रात को इतनी गहरी और सुकून भरी नींद कैसे सो सकता है? और इसीलिए मकान मालिक बार बार उस कमरे में आता है। हाँ, उन्हें डराने के लिए। वो दरअसल उस कठोर भौतिक दुनिया का हिंसक दखल है जो उनकी उस जादुई और आंतरिक दुनिया को तोड़ना चाहती है। क्योंकि बाहरी दुनिया ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कोई बिना उनके नियमों को माने इतना संतुष्ट कैसे है। एकदम सही। और ठीक इसी क्रूर टकराव के बीच इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू निखर कर आता है, उनका अभाव का रोमांस और स्कार्सिटी। हाँ, आधुनिक दौर में रोमांस या प्रेम को पूरी तरह से बाजार के साथ जोड़ दिया गया है। आज के समय में तो प्रेम व्यक्त करने के लिए महंगे रेस्टोरेंट या कीमती उपहार जरूरी माने जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये उपन्यास प्रेम की एक बहुत ही विशुद्ध परिभाषा प्रस्तुत करता है। ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम पूंजी की अनुपस्थिति में ही सबसे अधिक निखरता है। किताब का वो दृश्य मुझे बहुत मार्मिक लगा, जहाँ खाना खाते समय रघुवर चुपचाप अपनी थाली के हिस्से की सब्जी सौंसी की थाली में सरका देता है। उफ, ये दृश्य मानवीय संवेदनाओं के सबसे ऊंचे शिखर को छूता है। ये महज एक साधारण सी घटना लग सकती है, लेकिन ये इस बात की उद्घोषणा है कि परवाह और समर्पण किसी बैंक बैलेंस के मोहताज नहीं होते। यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने प्रेम का कितना बाजारीकरण कर दिया है। हाँ, हमने उसे खरीद फरोख्त की चीज बना दी है। जब हम अभाव के रोमांस की बात करते हैं तो वो केवल भोजन साझा करने तक सीमित नहीं है। तो उसका और क्या अर्थ है? जब वे दोनों उस छोटी सी खिड़की के पास खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बाहर उस आजाद हाथी को निहारते हैं, तो उस विशेष पल में वे दुनिया के सबसे अमीर जोड़े बन जाते हैं। क्या बात है! उनका प्रेम उनकी आत्मा के गहरे जुड़ाव पर आधारित है और बाहरी दुनिया की क्रूरता या मकान मालिक की धमकियां उनके इस प्रेम को मैला नहीं कर पाती, क्योंकि उनका प्रेम उस आर्थिक लेनदेन की नींव पर खड़ा ही नहीं है जहां से उसे तोड़ा जा सके। बिल्कुल, इस तरह की जादुई और यथार्थवादी दुनिया का एक साथ इतना सजीव चित्रण करना किसी भी लेखक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, इसके लिए एक विशेष प्रकार के साहित्यिक शिल्प की आवश्यकता होती है। विनोद कुमार शुक्ल जी की भाषा इस उपन्यास की आत्मा है।
वे मूल रूप से पहले एक कवि हैं और बाद में एक गद्यकार। उनकी भाषा की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि वो बहुत ही सरल है। हाँ, वो भारी भरकम शब्दों के बोझ से पूरी तरह मुक्त है। हिंदी साहित्य के उस दौर में जहां अक्सर बहुत ही जटिल और संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग होता था, लोग अपनी विद्वत्ता साबित करने के लिए कठिन शब्द लिखते थे। बिल्कुल, लेकिन शुक्ल जी ने एक बिल्कुल अलग और साहसिक रास्ता चुना। उनकी भाषा में छोटे छोटे रोजमर्रा के शब्द होते हैं, जैसे पानी के झरने की आवाज हो। हाँ, अगर उनके शिल्प को समझने के लिए एक उदाहरण लिया जाए तो उनकी वाक्य रचना कुछ इस तरह काम करती है। कमरा इतना छोटा था कि अगर मैं सीधा खड़ा होता तो छत मेरे सिर से टकराती। मैंने थोड़ा झुकना सीख लिया। ओह, कितनी सादगी है इन वाक्यों में। इन वाक्यों की बुनावट पर ध्यान दीजिए। यहाँ कोई साहित्यिक अलंकार नहीं है, कोई कठिन शब्दावली नहीं है, लेकिन ये सीधा और सरल सा वाक्य एक इंसान के पूरे जीवन के संघर्ष को समझा देता है। हालातों के अनुसार खुद को ढाल लेने की प्रक्रिया को, बिना किसी अतिरिक्त ड्रामे के। यही कारण है कि इस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी भाषा में एक ऐसी बेदाग पारदर्शिता है जो पाठक को सीधे उन किरदारों के साथ उस छोटे से कमरे के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है। ये दिखाना कि साधारण शब्दों में कितना जादू हो सकता है, यही शुक्ल जी की सबसे बड़ी विजय है। बिल्कुल सही कहा। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद जब हम इस उपन्यास के अंतिम दर्शन या फिलॉसफी की ओर बढ़ते हैं तो वो बहुत ही व्यापक महसूस होता है। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल महसूस होता है। रघुवर, सौसी, वो कमरा, वो जादुई खिड़की और वो हाथी, ये सब महज एक कहानी के हिस्से नहीं है। तो फिर ये क्या है? मुझे लगता है कि जीवन में हर इंसान के सामने कोई ना कोई दीवार जरूर होती है। ये सच है। किसी के लिए वो दीवार भयानक गरीबी की हो सकती है, किसी के लिए वो मानसिक तनाव या डिप्रेशन की अदृश्य दीवार हो सकती है, और किसी के लिए वो अकेलेपन या असफलता की दीवार हो सकती है। हाँ, ये उपन्यास एक बहुत ही गहरा संदेश देता है कि परिस्थितियां इंसान को चारों तरफ से दीवारों में कभी बंद नहीं करती। और यही इस पूरी चर्चा का सार है कि एक रास्ता हमेशा होता है। हाँ, उस मुश्किल और घुटन भरी दीवार में एक खिड़की हमेशा मौजूद होती है, बस हमें उसे देखने की जरूरत है। जादुई यथार्थवाद का ये पूरा ढांचा इंसान को ये सिखाता है कि नियति के सामने सिर्फ रोना या हालातों के आगे घुटने टेकना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। इंसान को अपनी कल्पना का वो हरा भरा जंगल ढूंढने की हिम्मत करनी चाहिए। ये किताब एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया देती है कि जिंदगी केवल दुखों का एक ऐसा पहाड़ नहीं है जिसके नीचे दबकर इंसान को खत्म हो जाना है, बल्कि यह जीवन उस पहाड़ की चोटी पर उगने वाला एक छोटा सा जिद्दी फूल है, जो हर विपरीत परिस्थिति में हर पत्थर को चीरकर खिलने का रास्ता खोज ही लेता है। क्या खूबसूरत विचार है। इस पूरी चर्चा का अंत मैं एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ करना चाहूंगी। जरूर। वो सवाल क्या है? जो शायद हर सुनने वाले को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दे। अगर दीवार में खिड़की होना और इस खिड़की के बाहर एक आजाद दुनिया को देख पाना पूरी तरह से इंसान के अपने आंतरिक नजरिए का खेल है, तो आज के इस आधुनिक शोर शराबे से भरे और सुख सुविधाओं वाले जीवन में हमने अपने ही चारों ओर कौन सी ऐसी अदृश्य दीवारें खड़ी कर ली हैं जिन्हें हम अपनी अटूट नियति मान बैठे हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम बस डर कर अपनी ही बनाई हुई उन सीलन भरी ईंटों को घूरते रहेंगे, या हमारे अंदर इतनी हिम्मत बची है कि हम अपने ही हाथों से उस थोपी गई दीवार को तोड़कर अपने लिए एक नई खिड़की बना सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन बहुत देर तक जहन में गूंजता रहेगा। इसी वैचारिक चुनौती के साथ आज का ये गहन अध्ययन यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।